आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। और ध्यान रहे कि ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है और आप ये समझ लीजिए कि ये जो वीडियो है इसमें पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 आपका खत्म होने वाला है अगर आखिर तक आप ये जो वीडियो है ये देखते हैं तो। क्योंकि इसमें हम सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड उनको तो कवर करेंगे ही, साथ में जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे रिलेटेड छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरीके से समझ सको। और इस वीडियो को देखने के बाद जो सारी की सारी एक्सरसाइज हैं उनको आप खुद से बना लेंगे। हालांकि चिंता नहीं करना है, आने वाली जो क्लासेस रहेंगी उनमें हम एक्सरसाइज को भी खत्म करेंगे, लेकिन यही अच्छा है कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करें। नहीं बनेगा तो मैं हूं यहां पर सब कुछ कराऊंगी, राइट। तो क्लास को शुरू करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस जो है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो क्लास को शुरू करते हैं, चलिए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वही मैट्रिक्स होता क्या है भाई। तो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक रेक्टेंगुलर अरे होता है जिसके अंदर हम नंबर्स या फंक्शंस को रखते हैं, राइट। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर अरे है, तो इसमें हमने ये नंबर्स रखे हुए हैं। इस मैट्रिक्स को देख लीजिए, इधर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इस वाली मैट्रिक्स में आप देखोगे तो कुछ आपको एक्स को लेके कुछ फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है। तो अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हम कोई भी नंबर्स या फंक्शंस को अरेंज कर देते हैं तो वही हो जाती है आपकी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात क्या है कि यहाँ पर जब भी कोई मैट्रिक्स को आप शो करोगे, कभी भी अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स को शो करना है तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही आपको किसी भी मैट्रिक्स को शो करना है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बात करते हैं। देखिए मैट्रिक्स आपने समझ लिया कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हम फंक्शन को या कोई भी नंबर्स को अगर अरेंज कर देते हैं तो वो हो जाती है आपकी मैट्रिक्स। दूसरी बात आती है एलिमेंट्स की, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना जरूरी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो मैट्रिक्स समझ में आ गया। एलिमेंट्स, तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखो जैसे हम ए मैट्रिक्स को देखो, अगर आप इसके अंदर ये जो -2 है ये मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है, 5 है ये भी इसका एलिमेंट है, √5 भी इसका एलिमेंट है, 0 3 6। तो ये जो नंबर्स हैं या फिर कोई भी फंक्शन है पर्टिकुलर किसी भी मैट्रिक्स का तो उसी को हम कहेंगे एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं ना ये आपके मैट्रिक्स ए के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ओके, समझ गए। इसी तरीके से बी में अगर आप देखो तो 5/7, 2 + आयोटा, 3.5, √3 -1 -1/2, 2 5 3, ये सारे के सारे बी के एलिमेंट्स हैं, राइट। इसी तरीके से सी के एलिमेंट्स हैं cos x, sin x +2, tan x, 3x3, 1 + x। तो ये जो सारे के सारे इसके अंदर जो लिखे हुए हैं ये सभी सी के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो आई होप मैट्रिक्स समझ में आ गया, एलिमेंट समझ में आ गया। अब रो और कॉलम की बात एक साथ कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, तो स्टार्टिंग की जो आगे की जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं रो, ठीक है। अगर अपनी क्लास से भी आप समझना चाहें तो आगे की जो फर्स्ट लाइन होती है उसको हम कहेंगे रो। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी क्लास है, ठीक है। 2 -2 और 5 जो है सबसे आगे बैठे हैं तो ये आपकी पहली रो है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये आपकी रो नंबर 1, ये रो 2 और ये रो 3, ठीक है। यहां पर समझो तो यहां पर मैं लिख देती हूं, होगा तो ये हो जाएगी आपकी रो 1, ये हो जाएगी रो 2 और ये हो जाएगी रो 3। समझ गए बात को, ठीक है। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, समझ गए। अब अगर कॉलम की बात करें तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। ओके, ये कॉलम इस तरीके से होते हैं वर्टिकली, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो क्या होती है, अपनी रो। तो कॉलम और रो समझ गए। यहाँ पर भी 1 और 2, 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स समझ लिया, उसके अंदर जो भी नंबर्स या फंक्शंस होते हैं वो अपने होते हैं एलिमेंट्स। रो और कॉलम आप समझ गए। अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें तो डेफिनेशन आपको बुक में भी दी गई है, तो खैर इसको भी देख ही लेते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n और सिंपली m/n मैट्रिक्स रीड एज m/n। समझिए इधर से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे आपकी मैट्रिक्स ए है, इसका अगर मेरे को ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर कैसे बताओगे, सबसे पहले इसकी रो काउंट करो। कितनी रो है यहाँ पर, R1 R2 R3, कितनी रो है, 3 रो हैं। तो यहां पर अगर अपन बात करें एक मिनट, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। और नंबर ऑफ कॉलम की बात करें, नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो कितने कॉलम है, 1 2। तो नंबर ऑफ कॉलम है आपके कितने, यहां पर 2, ठीक है।
तो ऑर्डर क्या हो जाएगा m बाय n, तो यहाँ पर 3 है आपका m, 2 है आपका n, क्योंकि m किसको शो कर रहा है आपके रो को और n किसको शो कर रहा है कॉलम को। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हो जाएगा आपका 3/2, समझ गए। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 रो बाय 2 कॉलम। इसी तरीके से आप सिंपली आप समझ ही गए, इसकी कितनी रो है 1 2 3, 3 रो हैं 3 कॉलम है, तो 3/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा बी का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ये हो जाएगा 3/3, क्योंकि इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, तो पहले नंबर ऑफ रो लिखेंगे बाय फिर नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, पहले रो बाय कॉलम। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो 2/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर समझ गए किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करोगे। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से करोगे तभी समझ में आएगा किसी भी एलिमेंट की पोजीशन, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म करना है, मैट्रिक्स बनाना है, तो ये जो पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट होती है ना, ये जो चीज़ है यही बहुत काम आती है। अब देखो जैसे ए की बात करें, ये अपना मैट्रिक्स ए है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन, तो जैसे ये -2 है, ऑब्वियसली ये एक पोजीशन यहाँ पर पकड़ कर रखा है, तो -2 की बात करें तो ये एक पोजीशन पर है, लेकिन इस पोजीशन को हम कहेंगे क्या। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे ए की बात कर रहे हैं अपन, तो पहला जो एलिमेंट है, अब एलिमेंट को मैं यहाँ ए से शो कर रही हूँ, तो इसकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो देखो यहाँ पर अगर अपन -2 की बात करें तो कौन सी रो में आ रहा है, ये पहली रो में आ रहा है। कौन से कॉलम में आ रहा है, पहले कॉलम में आ रहा है, तो इसकी जो पोजीशन है ये हो जाएगी आपकी, ये आजे को हटाती हूँ मैं, 1 1, पहली रो पहला कॉलम। इसी तरीके से अगर 5 की बात करें हम, इस 5 की बात करूं, तो ये कौन सी रो में आ रहा है आप देख लो, ये पहली रो है, लेकिन 5 आ रहा है दूसरी रो में, राइट, तो दूसरी रो। अब कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम, तो ये 2 1 इसकी पोजीशन हो जाएगी। इस तरीके से आपको किसी भी एलिमेंट की पोजीशन जो है वो देखना है, और आराम से आप देख सकते हो। बस आप ये देखो कि कोई भी एलिमेंट है जिसकी भी आपको देखना है, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि ये जो 3 है ना, इसकी पोजीशन बताओ भाई, 3 की पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखो ये कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में, तो रो देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो, और कॉलम नंबर 1, तो थर्ड रो कॉलम 1। एक मिनट, 3/1 नहीं, इस तरीके से तो अपन ऑर्डर को शो करते हैं, ये हो जाएगा 3 1, तो इसकी जो पोजीशन है ये 3 1 पोजीशन हो जाएगी। समझ गया बहुत अच्छे तरीके से। तो तीसरी रो और पहले कॉलम पे जो है वो 3 है, समझ गया, ऐसे देखना है बस, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बट अगर फिर भी जनरली हम देखें तो कैसे देखेंगे किसी भी एलिमेंट की रो और कॉलम को, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ A1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन, A2 1 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी जो है बढ़ सकता है। ठीक है, तो 2 1 ये हो जाएगा 3 1, A3 2 A3 3 A3 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहता है, क्योंकि यहाँ देखो ये तीसरी रो है, तीसरी रो है। ठीक है, कॉलम कौन सा है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है। तो पहले जो नंबर लिखा है ये किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ रो को, कि कौन सी रो में ये एलिमेंट है, और ये शो कर रहा है कि कौन से कॉलम में ये एलिमेंट है। ठीक है, तो पहले जो है ये रो है, ये नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, तो आई होप पोजीशन ऑफ एलिमेंट आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ओके राइट, समझ गए बात को। तो अब देखो जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा है उसी से आप कुछ जो है मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल हमने लिया है, इसके बाद अपन चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। अब हमको एक मैट्रिक्स बनानी है 3/2 की। 3/2 मतलब कि 3 तो इसमें रो हैं और 2 इसमें कॉलम है, ऐसी मैट्रिक्स हमको बनानी है। अगर रफली आप एक मैट्रिक्स बनाओ 3/2 की, लेट A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं 3 रो और 2 कॉलम की। क्या बोला जा रहा है, 3 रो और 2 कॉलम। तो 3 रो अपन ले लेते हैं, ये 3 रो ले लेंगे अपन, ये 3 रो ले ली, एक मिनट, और 2 कॉलम, सॉरी। ठीक है, समझ गए, 1 2 3 3 रो हो गई,
और 2 कॉलम 1 2, ठीक। ये अब इनकी पोजीशन के हिसाब से अपन बता देते हैं, ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, और इसके बाद ये दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो ये दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो पहला कॉलम, ये तीसरी रो दूसरा कॉलम। इस तरीके से अपन ने पोजीशन बता दी। तो अगर मान लो हमको कोई 3/2 की मैट्रिक्स चाहिए है तो जनरल फॉर्म में देखा जाए तो ऐसी होगी वो मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमको बोला जा रहा है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं हु इज गिवन बाय दिस, हु इज गिवन बाय दिस, तो सीधी सी बात है यहाँ पर Aij इक्वल टू हमको कुछ दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है अगर हमको I और J पता हो तो हम यहाँ पर उस एलिमेंट को बता सकते हैं। तो ध्यान दो आप यहाँ पर क्या है, Aij इक्वल टू क्या है, हाफ मॉडुलस I माइनस 3J। तो अब आपको सीधी सी बात है जो भी एलिमेंट चाहिए बस उसका आपको नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम पता होना चाहिए, आप आराम से उस मैट्रिक्स के एलिमेंट फाइंड कर लोगे। एलिमेंट पता चल गया तो यहाँ पर रख देना, आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले A11 फाइंड करेंगे, A11 तो हाफ I की जगह पे 1 माइनस J की जगह पे 1, तो ये 1 माइनस 3, तो यहाँ पर हाफ और मॉडुलस से बाहर आके 2, तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 1। समझ गए। तो हमने यहाँ पर ये जो A11 है ये फाइंड कर लिया 1। अब A12 फाइंड करेंगे तो यहाँ पर A12 यानी कि क्या है इसका मतलब, 1 2 का मतलब क्या है, I की जगह पे 1 है और J की जगह पे 2 है, इसका मतलब ये है। समझ गए। तो I जो है ये हमेशा रो को शो करेगा और J जो है ये हमेशा कॉलम को शो करेगा, यानी पोजीशन अगर किसी एलिमेंट की बताएगा तो I रो को शो करेगा और J कॉलम को शो करेगा। समझ के बात को। चलो तो यहाँ पर 1 2 तो ये हो गया हाफ और I के जगह पे 1 माइनस 3 2 आर 6, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 क्योंकि -5 आपके मॉडुलस से बाहर आके पॉजिटिव 5 हो जाएगा। फिर A13, एक मिनट 13 तो है ही नहीं, सॉरी इसको हटाते हैं, A21 सो ये हाफ 2 माइनस 3 1 आर 3, तो 3 माइनस 2 1, सो ये आ गया हाफ। ओके तो यहाँ पर देखो ये 3 एलिमेंट तो आएगा, यहीं कहीं मैं आपको बता देती हूँ, इतना ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, समझ आप गए हैं तो आराम से आप कर ही लोगे। देखो तो ये 1 1 हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा 5/2 और ये अभी अपन ने फाइंड किया हाफ। अब 2 2 फाइंड करेंगे तो हाफ 2 माइनस 2 3 आर 6 6 माइनस 2 4, माइनस का मॉडुलस से बाहर आ गया पॉजिटिव 4 4/2 यानी कि 2, सो यहाँ आ गया 2। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। 2 1 फाइंड किया, 2 2 फाइंड किया, अब 3 1 और 3 2 और फाइंड करना है। अब ये 3 1 3 2 हम फाइंड कैसे कर रहे हैं, हमको दिया है ना कि एलिमेंट इससे दिए जा रहे हैं, तो I जो है ये किसको यहाँ पर 3 रख देंगे और J की जगह पे 1 रख दोगे तो आपको 3 1 मिल जाएगा। ठीक है, 3 2 फाइंड करना है तो I की जगह पे आप 3 रख दो, 2 जो है J की जगह पे रख दो, तो 3 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 1 3 2 3 2, सो हाफ 3 माइनस 3 1 आर 3 और हाफ 3 माइनस 3 2 आर 6। बस इसको सॉल्व कर लो, 3 माइनस 3 0, तो ये हो गया 0, 6 माइनस 3 तो -3, मॉडुलस से बाहर आके 3, तो ये हो जाएगा 3/2 यानी कि 0 और 3/2। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ये अपन ने फाइंड कर ली। तो ये पोजीशन अगर अपने को पता है किसी भी एलिमेंट की तो बिल्कुल आराम से आप जनरल तरीके से पता कर लो कि किस तरीके से अपन 3/2 की मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 रो थी तो 1 2 3 3 रो हो गई, 2 कॉलम हो गए। पोजीशन अपन बता ही देंगे, ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। इस तरीके से 3/2 की मैट्रिक्स बनाइए। पोजीशन आपको पता थी, एलिमेंट्स इससे अपने को मिल रहे थे और अपन ने इसमें वैल्यू रख के सारे के सारे जो एलिमेंट है वो फाइंड कर लिए और अपने को मैट्रिक्स मिल गई। ओके ठीक है, तो आई होप ये जो एग्जाम्पल है ये समझ में आया होगा और ये जो अभी तक हमने जो कुछ चीज़ें पढ़ी हैं ये समझ में आई होंगी। अब चलते हैं अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो पहली मैट्रिक्स है वो है अपनी कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी रो जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम ही रहे, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम रहेगा, राइट। ठीक है, तो एक कॉलम, रो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसमें एक ही कॉलम है। ठीक है, रो यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4, बाकी रो इसमें कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम एक ही रहेगा। ओके, सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/1 इन जनरल। यहाँ पर m×1 यानी रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम एक ही रहेगा, इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/1। तो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 ही रहेगा कॉलम मैट्रिक्स में।
अब नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स इस तरह की मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। तो यहाँ पर इस एग्जांपल से क्लियर दिख रहा है कि इसमें एक ही रो है, कॉलम आप देख लो 1 2 3 4, और ज्यादा भी कॉलम हो सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वही है कि 1/n एक रो मैट्रिक्स का ऑर्डर है जिसमें एक रो रहेगी और n कॉलम हो सकते हैं इन जनरल अगर बात करें। बाकी ये जो एग्जांपल है इसमें कितने जो रो है एक है और कॉलम कितने हैं 4। ओके, तो रो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स सीधी सी बात है, जितनी रो उतने ही कॉलम अगर रहेंगे तभी जाके वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, जितनी रो उतने ही कॉलम, इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो m क्रॉस n मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n। तो वही बात है कि m क्रॉस n अगर मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर m और n इक्वल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 रो हैं और 3 कॉलम है तो सीधी सी बात है m और n इक्वल ही तो हुए ना, बस यही बोला गया और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो 1 2 3 3 रो, ओके, और कितनी कॉलम 3 कॉलम, तो ये हो गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे हम कुछ और मैट्रिक्स पढ़ेंगे जो थोड़ी सी सिमिलर टाइप की रहेंगी, जिनमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से समझिए। डायगोनल मैट्रिक्स, तो सबसे पहली चीज तो डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। यानी कि नॉन डायगोनल मतलब इस तरीके से अगर आपकी मैट्रिक्स है तो ये डायगोनल के एलिमेंट हो जाएंगे, और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो यहां पर बोला जा रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो बस यही बोला जा रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, देखो 1/1 की जो मैट्रिक्स रहेगी उसमें तो एक ही एलिमेंट रहेगा, ठीक है। अब 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2 रो 2 कॉलम, यहां पर देखो ये डायगोनल है, ठीक है, और डायगोनल के अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए 0, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और मैक्सिमम आपको 3/3 की ही मैट्रिक्स सिलेबस में है तो उतना ही आपको पढ़ना है। ओके, सो यहाँ पर देखो 1 2 3 3 रो 3 कॉलम, तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनको छोड़कर बाकी सभी क्या होना चाहिए 0। तो यही बोला गया है कि इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, बस इतना ही अपने को देखना है, तो उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां पर देखें स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। तो जो स्केलर मैट्रिक्स है उसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हो, ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए भी इसको क्या होना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसीलिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें जितनी रो उतने ही कॉलम, राइट। सो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो सिंपल सी भाषा में समझो कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है इसमें डायगोनल के एलिमेंट को हटाकर बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स का ऐसा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट तो देखो 0 ही है, लेकिन डायगोनल पर जो एलिमेंट रहेगा वो सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम, तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यहां पर भी देखो 2/2 की मैट्रिक्स में भी एलिमेंट जो है ये डायगोनल पर सेम है, बाकी ये तो 1/1 की मैट्रिक्स तो एक ही एलिमेंट रहेगा, राइट। तो वो जो भी एलिमेंट रहेगा वो एक ही रहेगा, राइट, समझ के बात को। तो ये 1/1 की मैट्रिक्स है, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 3/3 की आपकी मैट्रिक्स है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या जरूरी है कि डायगोनल एलिमेंट जो हैं ये क्या होने चाहिए सेम, इक्वल होने चाहिए, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट तो आपके 0 ही रहेंगे स्केलर मैट्रिक्स में। तो यही बोला गया है कि इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ओके, समझ गए। ओके, अब बात करेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि सेम टू सेम कुछ नहीं है, बस एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा रहेगा 1। समझे, डायगोनल एलिमेंट क्या रहेगा 1। ये 2/2 की देख लो, ये 1/1 की देख लो आप, ठीक है। तो इन तीनों में क्या समझ में आया, डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बस नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में एक जैसा नंबर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 5 हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखो -1 -1 है, ठीक है, तो बस सेम होना चाहिए यहाँ पर।
तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल पर 1 होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए हमेशा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, समझ गए बात को? चलो और यहाँ पर वही 1/1 2/2 3/3 की मैट्रिक्स अपने को दी गई है। तो हो गया। ओके, तो इसका ऑर्डर हो गया 1, इसका ऑर्डर हो गया 2, इसका ऑर्डर हो गया 3, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3 रो 3 कॉलम, तो 3 ऑर्डर भी इसका हम बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1 2 3। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है। इसका मतलब क्या कि भाई 3 रो है, इसमें 3 कॉलम है, तो ऑर्डर 3 हम बोल सकते हैं। इसका जो ऑर्डर है ये 2/2 का ऑर्डर है, 2 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हम 2 भी बोल सकते हैं। और इसके ऑर्डर की बात करें तो ये 1 रो और 1 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हम 1 बोल सकते हैं। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गई समझ में। अब बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स नाम से समझ गए कि जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, जीरो। तो अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3, समझ गए? तो यहाँ पर ऑर्डर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपकी 2 रो 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर तो खैर कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसके एलिमेंट जीरो रहे सारे के सारे, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। समझ गए बात को? चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो भाई किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है उसकी इक्वालिटी की अगर बात करेंगे तो इससे भी कई सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बहुत आसानी हो जाएगी अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आप समझ लेते हैं। ठीक है, सो और एक चीज का ध्यान दीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है और यहाँ तक देखा है तो शायद पसंद आ रहा है वीडियो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो वही बात है कि दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कह सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? देखो, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ, दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती हैं, पहली चीज तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी चीज, each element of A is equal to the corresponding element of B, that is Aij equal to Bij for all I and J। देखो सिंपली तरीके से मैं समझाती हूँ। पहली चीज तो कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो पहली चीज तो ये है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग मतलब कि पहली चीज तो ये कि इनका ऑर्डर सेम होगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों की अगर बात करें तो इसका ऑर्डर देखो, 2 रो 2 कॉलम, इसकी भी 2 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, तो पहली कंडीशन हो गई फुलफिल। दूसरी कंडीशन के लिए क्या है? इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जैसे 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, 0 का 0, 1 का 1, और आप देख पा रहे हैं कि ये इक्वल है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ये दो मैट्रिक्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ये इक्वल हैं, तो इसका यूज करके आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए अभी अपन एक एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ गए, ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए अब हम आगे समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेके रखा है, देखो समझते हैं। हमको क्या बोला जा रहा है? इफ दिस इक्वल बीच में लगा है, इक्वल टू दिस, मतलब हमको सीधा सीधा बोल दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब इक्वल हैं मतलब इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। समझ गए बात को? तो हमको बोला ही गया है कि इफ दिस इक्वल टू दिस, इक्वल लगाए ना बीच में, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल हैं तो अपने पास ये कंडीशन होती है कि अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हैं। और बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड। आराम से कर सकते हो, क्या दिक्कत है? हमको पता है कि जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ये जो x+3 और 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इक्वल होंगे, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू कहाँ से मिल सकती है? यहाँ से मिल जाएगी। तो कितना आसान हो गया, क्योंकि हमको पता है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो क्या होता है, उनका ऑर्डर और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और कि हो सकता है आपको वीडियो स्लो लग रहा हो, तो
कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ऑप्शन है वीडियो की प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा, राइट। और स्किप मत करिएगा, स्किप करेंगे तो यार कॉन्सेप्ट आपके कट जाएंगे, और फास्ट करके देखेंगे तो टाइम भी बचेगा और सारा सब कुछ कवर कर पाएंगे आप, ठीक है। चलिए सो इसको करते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, अपन यहाँ लिख देंगे सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं, सो x प्लस 3 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहां से x इक्वल टू क्या मिल गया, -3, ठीक है। z प्लस 4 इक्वल टू क्या है, 6, तो यहां से z इक्वल टू 6 - 4 2 मिल गया। इसके बाद यहाँ पर तीसरी चीज, और तो कहीं y है नहीं, वहीं से निकालना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। 2y - 7 इक्वल टू 3y - 2, तो 3y को यहाँ बुला लो तो 2y माइनस का 3y 7 - 2, तो माइनस का y इक्वल टू 7 - 2 5, और y इक्वल टू आ गया -5। तो देखो x y z की वैल्यू तो आ गई। अब अपने को और क्या चाहिए, a b c चाहिए। तो देखो a अपने को कहाँ मिल रहा है, ये दिख रहा है a, तो ये कौन सा एलिमेंट है अपना, ये अपनी दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है, यहाँ पर भी ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो a -1 -3 के इक्वल होगा। तो a -1 इक्वल टू माइनस का 3, तो a इक्वल टू -3 + 1, तो a इक्वल टू हो गया -2। तो a की वैल्यू आ गई। चलो b को देखते हैं, b कहाँ है, क्योंकि ये तो सेम है। b कहाँ है, ये रहा b, b -3 और 2b + 4, b -3 2b + 4, ठीक है। सो ये हो जाएगा, देखो 2b - b 2b - b, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू -7। ओके समझ गए, या फिर एक मिनट, थोड़ा सा मतलब कि सही से नहीं लिखा था। तो ये अपना जो क्या बोलते हैं 2b वहीं रखो, b को उधर ले जाओ तो -b हो गया, b को उधर लेगा 4 को यहाँ ले आओ तो ये -4, ये -3, तो 2b - b b, और ये हो जाएगा -7। थोड़ा क्लियर दिख रहा है, ओके। तो a आ गया, b आ गया, अब c चाहिए, तो c देखो कहाँ है, c कहाँ है, ये रहा c, और ये रहा 0, तो 2c + 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा 2c + 2 इक्वल टू 0, तो 2c इक्वल टू -2, तो c इक्वल टू -1। सो यहाँ पर आप देख लीजिए आराम से, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या थी, इक्वल थी, उसी का फायदा उठा के हमने यहाँ पर x y z a b c की जो वैल्यू है ये फाइंड कर ली। ओके समझ गए बात को, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो ये एग्जाम्पल हमने कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगली चीज पे, और देखिए इस बेस पे आप पूरी एक्सरसाइज 3.1 आराम से कर सकते हो, बाकी आपको चिंता नहीं करना है। जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, लेकिन यहाँ पर मेन अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल भी समझ रहे हैं ताकि आप चीजें समझ पाए। ओके चलिए, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझो। पहला इसमें आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करोगे। तो सबसे पहली चीज तो दो मैट्रिक्स आपकी तभी ऐड हो सकती हैं जब उनका दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उन दोनों का एडिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसी चीज को जो है क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है और हम गलत आंसर कर देते हैं। मान लो यहीं पर देखो, ये अपने पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर इन दोनों को हमको ऐड करना है तो सबसे पहले आप इनका ऑर्डर चेक करो। 1 2 3 कितनी, 3 रो हैं और 2 कॉलम है, यहां पर भी 3 रो हैं 2 कॉलम है, आपने ऑर्डर देखा सेम है, बस अब आप इनको ऐड कर सकते हो। अब ऐड कैसे करना है ये अपन समझते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो इन दोनों को ऐड करो, समझ गए। चलो अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो इन दोनों को ऐड करो, ठीक। फिर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो इन दोनों को ऐड करो, ओके। फिर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो इन दोनों को ऐड करो। इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं, लेकिन उसके पहले हमको क्या देखना होता है दो मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले, कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए काम करेगा कि कोई भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट यानी कि उनके बीच का डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसके पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होती है उनको ही आपस में ऐड करते हैं और उनको ही आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके चलो, सो आई होप ये बात समझ में आ गई। तो यही बोला है कि टू मैट्रिसेस हैव टू बी ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो यहीं पर मैं एडिशन समझा देती हूँ, ये एग्जांपल है ये अपने पास ये A है,
ये बी है, दो मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले चेक करो उसकी कितनी रो है, 2 रो हैं 3 कॉलम है, इसकी भी 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो बिल्कुल एडिशन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। अब दोनों को ऐड करो, तो ऐड कैसे करोगे, √3 + 2, अब 1 √5 -1 + 1 0, ओके, फिर 2 - 2 0, ठीक, फिर 3 + 3 6, ओके, फिर 0 + ½ ½ तो ऐड करना तो बड़ा आसान है। इसी तरीके से आपको डिफरेंस फाइंड कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। ठीक है, अब बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर, स्केलर मतलब कि कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कैसे होगा। तो सीधी सी बात है, जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स है अपने पास, इससे समझते हैं अपन एग्जाम्पल के लिए। अपने पास मैट्रिक्स दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम इस मैट्रिक्स में स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो जैसे 3 से आप ए में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे, जो भी मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें ओवरऑल सिंपल शब्दों में बोला जाए तो जिस भी मैट्रिक्स में आप स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस स्केलर का यहाँ के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर वही है कि ये देखो, ये देखो 3 और ये अपनी मैट्रिक्स ए, 3a तो 3 और a, अब 3 का मल्टीप्लाई सब में, तो 3 का 3 में, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 1.5 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5, ठीक है, √5 का 3 से करोगे तो 3√5, इसके बाद 3 7 जार 21, ठीक है, 3 3 जार 9, ठीक, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लग गया, ओके। चलो 3 2 जार 6 और 3 × 0 0 है ना, और 3 5 जार 15। तो मल्टीप्लीकेशन इन अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, समझ गए। चलो आगे बढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स समझ गए ना कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और आराम से आप जिस तरीके से दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो उसी तरीके से आप डिफरेंस भी उनका फाइंड कर सकते हो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, ओके। चलिए सो अब इस एग्जांपल को करेंगे आगे, इससे आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और देखो स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई भी समझ में आ जाएगा। चलो चलते हैं। सो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, यहाँ पर ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये, हमको फाइंड करना है 2a - b, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स ए में, मतलब कि स्केलर से हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं। देखो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे 2a, तो ये 2 लिखा और यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिखेंगे 1 2 और यहाँ 3 और 2 3 1। सो मैंने आपको क्या बताया कि स्केलर का अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर एक एलिमेंट में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अब 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2। लीजिए, तो स्केलर से मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a फाइंड कर लिया। अब 2a - b करना है, तो 2a - b, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2a लिखेंगे, 2 4 6 4 6 2, तो ये 2a लिखा, बीच में माइनस और यहाँ पर b, तो b क्या है अपना 3 -1 3 -1 0 2, ओके। सो देखिए अब इन दोनों को करेंगे अपन आराम से सब्ट्रैक्ट, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करना है, तो देखिए 2 - 3 4 -1, इसके बाद 6 - 3 4 -1 6 -0 और 2 -2। तो जब ये वाला माइनस भी रहेगा और इसका भी माइनस रहेगा तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो, और देखो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, मैं तो बस आपको अभी समझा रही हूँ इसलिए मैंने ये लिखा। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 - 3 या -1, 4 + 1 5, 6 - 3 3, 2 - 2 0, 6 - 0 6, 4 + 1 5। लीजिए ये आ गया 2a - b। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई करना और दो मैट्रिक्स का डिफरेंस, ये दोनों कवर हो गए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, उसके पहले अपन चलते हैं इधर। तो अपन ने क्या समझ लिया यहाँ पर कि स्केलर से अगर मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर हमने समझ लिया और डिफरेंस भी हमने समझ लिया।
अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि से एम क्रॉस एन, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। जब दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे, है ना, ए प्लस बी किया, और अगर उनको आप बी प्लस ए भी करते हो तब भी वो इक्वल रहेगा, यानी कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो यहाँ पर फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, यानी कम्यूटेटिव लॉ जो है ये यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन किस कंडीशन में, जब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो उस कंडीशन में। ठीक, आगे बढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स में, क्योंकि देखो यहाँ पर मैट्रिक्स की बात हो रही है तो मैट्रिक्स की हम बात करेंगे, तो एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स में आप कौन सी मैट्रिक्स को ऐड करो, एडिटिव है ना, तो ऐड करो जिससे कि आपको वही की वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो सीधी सी बात है, कोई भी मैट्रिक्स में आप अगर जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दो तो आपको वही की वही मैट्रिक्स तो मिल जाएगी, इसलिए हम जीरो को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जीरो मैट्रिक्स को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। समझ गए बात को? बस ध्यान किस चीज का देना है कि ए का जो ऑर्डर रहेगा वही अपन जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर दे देंगे। समझ गए? चलो, तो यहाँ पर वही है कि लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड जीरो बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन ए प्लस ओ प्लस ए इक्वल टू ए। इन अदर वर्ड, ओ इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन में जो ओ है ये अपनी जो है ये रहेगी एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए? अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या है यहाँ पर कि किसी भी मैट्रिक्स में आप क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कि आपको यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स मिले। तो सीधी सी बात है, किसी भी मैट्रिक्स में आप अगर उसी का नेगेटिव ऐड कर दो तो आपको जीरो मैट्रिक्स ही तो मिलेगा बस। तो यहाँ पर ये जो माइनस ए रहेगा ना, यही रहेगा आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स माइनस ए, यानी उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव, सच दैट ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो, यानी कि ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माइनस ए है इसी को हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। ओके, समझ के बाद कुछ। चलो, अब क्या है, अब है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हमने अभी क्या समझा कि मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो समझ लिया अपन ने, एडिटिव इनवर्स, इसके बाद आपका एडिटिव आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब समझ लिया। अब यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको समझ लेते हैं फटाफट से। तो सीधी सी बात देखो, ये आप देख रहे हो किसी भी स्केलर से आप a प्लस बी में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सीधी सी बात है k का a में भी होगा और k का b में भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं, दो स्केलर है k प्लस एल और बाहर a मैट्रिक्स है, तो सीधी सी बात है k a प्लस एल ए। ठीक, इसके बाद k a प्लस बी को हम यहाँ पर किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, k a प्लस k b। ठीक है, और k a मतलब अच्छा इनका प्रूव ही करा है, तो ठीक है, तो समझ गया ना, ये दोनों प्रॉपर्टीज अपनी है किसकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अब अपन चलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस पर चलेंगे, तो इसको अपन थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब इसमें तीन चीजें हैं, सॉरी दो चीजें, तीन ही चीजें हैं। पहली तो एग्जिस्टेंस है कि नहीं, दूसरी चीज ऑर्डर ऑफ रिजल्ट मैट्रिक्स, और तीसरी चीज आती है कि मल्टीप्लाई करना कैसे। तो पहली चीज तो एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स आपकी ए दिख रही है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 2, रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, 2 by 3। अब इसका रो और कॉलम देखो तो 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम। तो चेक कैसे करना है कि मैट्रिक्स, जो दो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं, कैसे चेक करोगे, पहले तो इनका ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर लिखने के बाद इसका कॉलम और इसकी रो अगर इक्वल हैं तभी जाके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। समझे?
जो फर्स्ट अपनी मैट्रिक्स रहेगी, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो, तो मैं तो ऐसे लिख रही हूँ, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं, फर्स्ट नहीं यार, सॉरी सेकंड, तो पहली जो मैट्रिक्स है ये वाली, इसका नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ रो, अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। समझ गए? लेकिन अगर मान लो कि नहीं इक्वल है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, करना ही नहीं है मल्टीप्लाई। समझ गए बात को? तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए दिए हैं, तो हालांकि वो ऐसे दिए जाएंगे जिनको आप कर सको, लेकिन कई बार जो है एक नंबर के क्वेश्चन में भी आज आ सकती है इस तरह की चीज, दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आपसे पूछा है तो हो सकता है कि वहां पर एग्जिस्ट ही ना करे, राइट। तो इसीलिए ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है कि हमने यहाँ पर देखा कि इसका ऑर्डर जो है ये है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, और हमने देखा यहाँ पर क्या कि इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो इक्वल है, मतलब यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। पहली चीज खत्म। दूसरी चीज, अब बात आती है कि इनका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा। तो ये जो ये रहते हैं, इसकी नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम, तो 2/2 की मैट्रिक्स आपको मिलेगी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। तो इससे आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो जो है उसका ऑर्डर सही है कि नहीं। उससे भी कई सारी चीजें आप गलत करने से बच जाती हैं। तो इतनी बात समझ गए कि सबसे पहले तो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दूसरा जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब अपन चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पर कि मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। तो देखो यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना। पहली मैट्रिक्स जो है इसकी पहली रो उठाओ आप, पहली रो उठाई। अब ये जो पहली रो है इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड करके चलो। कैसे करोगे देखो, इसीलिए मैंने ये ABCDEFGHIJKL लिखा है ताकि आप प्रॉपरली समझ सकें। तो ध्यान देना आप, पहली रो, रुको यहां पर एक मिनट, ये पहली रो और ये पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। अब ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। A का मल्टीप्लाई G में, B का मल्टीप्लाई I में, C का मल्टीप्लाई K में, मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस लगाना है। तो ये एक एलिमेंट मिलेगा आपको, समझ रहे हैं बात को, ये एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, या फिर मैं और अच्छे तरीके से समझाती हूं कि ABC का GIK, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये जो ABC है ना, ये मैंने GIK के इस तरीके से लिख दिया ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। तो A का G में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AG प्लस BI प्लस CK, तो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट रहेगा। समझ गए? तो चलो मल्टीप्लाई में कर देती हूं यहां पर। चलो, सो हम AB फाइंड कर रहे हैं। तो देखो AG प्लस BI प्लस CK, तो हमने क्या किया, ये जो पहली रो है इसका पहले कॉलम में कर दिया। अब इसी पहली रो का इस दूसरे कॉलम में करेंगे तो यहां का एलिमेंट मिलेगा अपने। तो हमेशा पहले कॉलम से ये पहला एलिमेंट मिलेगा, दूसरे कॉलम से यहाँ का दूसरा एलिमेंट मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे पहली ही रो का। समझ रहे हैं? तो देखो ABC, तो यहाँ हमने लिखा ABC, किस में मल्टीप्लाई करेंगे, HJL, सो HJL। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि यहाँ पर ABC का मल्टीप्लाई HJL में कर दिया। सिंपल, समझ के बात को। तो इस तरीके से ये हो गया, यानी कि जो पहली रो थी, अब देखो ऐसे अगर आगे अपने को और कई सारे कॉलम मिले, मान लो यहाँ पर और कॉलम होते तो यहाँ पर और एलिमेंट आते जाते। ठीक है, तो पहली रो का पहले कॉलम में किया तो इधर एलिमेंट आया, फिर दूसरे कॉलम में किया तो दूसरा एलिमेंट आया, अगर तीसरा कॉलम होता तो फिर तीसरा एलिमेंट आता। समझ गए? चलो
अब दूसरी रो की बारी आती है, सॉरी, अब दूसरी रो की बारी आती है। अब ये दूसरी रो का पहले इधर करेंगे, ठीक है, तो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखो डी ई एफ, इसका किस में कर रहे हैं अपन, जी आई के, तो जी आई के कर दिया, ठीक है। तो इस दूसरी रो का पहले कॉलम में, अब इसी दूसरी रो का दूसरे कॉलम में, ओके। तो देखो डी ई एफ का कर रहे हैं अपन एच आई एल, तो एच आई आई नहीं सॉरी एच जे एल, तो एच जे एल, इसका इधर करेंगे दोनों जगह पहले, तो ये दो एलिमेंट मिलेंगे, ठीक। फिर इसका इधर करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा, और इसी का इधर करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा। अब आप रिजल्टेंट मैट्रिक्स देख लो यहाँ पर, तो ये एक ही एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो आप देखो रो कितनी है, 1 2, 2 रो और 2 कॉलम, तो यही देखो 2 रो 2 कॉलम। समझ के बात को, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर रखा है, नंबर से प्रॉपर, तो अब आप आराम से और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो देखो सबसे पहले ए बी हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, फटाफट से देखना 6 9, सबसे पहले चेक कर लो एग्जिस्ट कर रहा है, किंतु ऑब्वियसली यहाँ पर कर रहा है। देखो 2 रो हैं 2 कॉलम है, और यहाँ पर 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो 2 और 2 यहाँ दिख रहा है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2/3 की रहेगी, यानी कि 2 रो 3 कॉलम, ठीक। चलो तो सबसे पहले 6 9 का इधर 2 7 में करेंगे, तो कैसे करेंगे, 6 का 2 में और 9 का 7 में, तो 6 2 जार 12, 9 7 जार 63, बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहली रो का काम खत्म, पहले कॉलम का काम खत्म, तो पहली रो का भी इधर करा है हमने। अब पहली रो का इधर करेंगे 6 और 9 में, तो 6 6 जार 36, 9 9 जार 81, तो इसी का अब इधर कर चुके हैं हम, ठीक। अब इसी का इधर और करेंगे, तो 6 का करेंगे 0 में और 9 का करेंगे 8 में, तो 6 इंटू 0 0, 9 8 जार 72, ठीक। चलो तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो 6 9 था, इसका इधर किया तो ये मिला, इधर किया तो ये मिला, इधर किया तो ये मिला, ठीक। चलो पहली रो का अब काम खत्म हुआ। अब दूसरी रो को उठाएंगे, तो दूसरी रो का पहले इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे, ठीक है। चलो तो 2 2 जार 4, 3 7 जार 21, 2 6 जार 12, 27, और 2 इंटू 0 0, 3 जार 24। देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 का किया और 3 का किया, इस तरीके से लिख लो, तो 2 2 जार 4, 3 7 जार 21, फिर यहाँ 2 और 3, तो 2 6 जार 12, 3 9 जार 27, फिर यहाँ किया 2 और 3 का, तो 2 इंटू 0 0, 8 3 जार 24, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, काम खत्म। तो आप देखो ए बी क्या आ गया आपका, 3 + 2 5, 6 + 1 7, और 6 + 1 7, और 8 + 3 11, ठीक है। यहाँ 72, और ये 25, और ये 9, और ये 3, और ये 24, ओके। समझ गए बात को, तो ऐसे करना है। तो पहली रो का पहले कॉलम में इधर एलिमेंट मिलेगा, दूसरे कॉलम पे इधर मिलेगा, तीसरे कॉलम पे इधर मिलेगा, ठीक। फिर दूसरी रो का इधर करोगे तो ये पहला इधर और ये इधर, ओके। तो मल्टीप्लीकेशन समझ गए, बस चलो आगे चलते हैं अपन। चलो सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ गए अच्छे तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल तो अपन ने कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं समझ गए, ठीक है, क्या क्या कंडीशन होती है समझ गए। अब हम उसी की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो भाई एसोसिएटिव लॉ, तो फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी वी हैव ए बी सी whenever both sides of equality are defined, ठीक। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कुछ नहीं है, देखो ए है और यहाँ बी प्लस सी है, तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, और ए प्लस बी सी है तो ये ए सी बी सी हो जाएगा whenever both sides of equality are defined। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो कोई भी मैट्रिक्स है उसमें आप किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो कि आपको वही की वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है अपने पास ए, उसका जो भी ऑर्डर है, ठीक है, वो जो भी ऑर्डर है, बस यहां पर ध्यान दीजिए एक चीज का कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है
सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, ये अभी आप पढ़ के रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए। तो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं बताती हूँ, जैसे कि मान लो 2/2 की अगर मैं बता रही हूँ तो ये हो जाएगा 1 1 और ये 0 0, तो ये 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। 3/3 की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ए का जो ऑर्डर रहेगा वही आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ये एग्जिस्ट करेगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। अब बात आती है आपके ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये तो बड़ा ही आसान है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आपको फाइंड करना तो क्या करिए, जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A. Transpose of a matrix A is denoted by A dash और A पे T लगा देते हैं। In other words, this then this, for example this। देखो सबसे पहली चीज तो ट्रांसपोज को जो है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को आप इस पर डैश लगा के भी शो कर सकते हो, ठीक है, या फिर उस पर आप T लगा दो। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज शो कर सकते हो, जैसे ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज में क्या होता है कि इनके जो रो हैं और कॉलम है उनको इंटरचेंज कर दो तो आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ये जो रो है ना इसको कॉलम बना दो, बस ये रो ये दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो तीसरा कॉलम, हो गया ट्रांसपोज, दैट्स इट, ठीक है। अभी इसका ऑर्डर 3/2 था, अब इसका ऑर्डर 2/3 हो जाएगा, बस। तो इस तरीके से काम करना है। ट्रांसपोज समझ गए ना। और मैं थोड़ा सा और समझा देती हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ये मैट्रिक्स ए है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करती हूँ तो इसकी पहली रो पहला कॉलम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी, देख रहे हो, ये पहली रो है ना, तो ये पहला कॉलम हो गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, तो डी ई एफ। इससे ज्यादा और ट्रांसपोज में कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैं इसको हटा देती हूँ, समझ गए ना। अब आगे इसी में प्रॉपर्टी समझो, क्या बोला जा रहा है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दो आप, तो आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाती है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना। तो वही ए डैश का भी डैश इक्वल टू ए। और अगर मान लो कोई अपने पास यहाँ पर क्या है, स्केलर है, और अपने पास कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है, तो ये हो जाता है के ए डैश, ठीक। इसके बाद तीसरी क्या है कि अगर ए प्लस बी सम है दो मैट्रिक्स का, उस पर ट्रांसपोज लगाए तो वो अलग अलग हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा अलग है कि अगर ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो ये उल्टा खुलेगा, बी डैश ए डैश, ठीक। अगर मान लो यहाँ पर बी ए का डैश है तो ये खुलेगा ए डैश बी डैश उल्टा, क्योंकि ये ए बाद में बी पहले, तो ए डैश बी डैश, समझ गए, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इन्हीं को यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए ये एक एग्जाम्पल दिया गया और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, और हमको वेरीफाई करना है। देखो ये पहली वाली आपकी है, इसके बाद ये दूसरी वाली आपकी कंडीशन है, ये वाली अपने को दी नहीं है अभी, और ये वाली है, ठीक है। तो देखो यार बड़ा सिंपल सा, कुछ नहीं है, मैं यहीं पर फटाफट से आपको बता देती हूँ। पहली मैट्रिक्स पहली प्रॉपर्टी चीज़ क्या है यहाँ पर, किसी भी मैट्रिक्स का ए डैश का डैश। तो देखो ए डैश फाइंड कर रही हूँ मैं, तो ये मैट्रिक्स ए दिख रही है आपको, यही बोला जा रहा है ए डैश का डैश। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर पहली रो पहला कॉलम लिख लेंगे हम, दूसरी रो दूसरा कॉलम लिख लेंगे, दैट्स इट, हो गया ट्रांसपोज। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3√3 2 4 2 0, ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब इसी का वापस से अगर ट्रांसपोज फाइंड करना है, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, देखो ए का ट्रांसपोज ये रहा, अब इसी का ट्रांसपोज करना है, तो ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, खत्म। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन आराम से। तो ये पहली रो पहला कॉलम हो गया, √3 2 2 0, हमने यहीं से देख के लिखा, 3 4 यहाँ लिख दिया, √3 2 यहाँ लिख दिया, 2 0 यहाँ लिख दिया, ठीक। चलो अब देख लो ये वापस से क्या आ गया, वही का वही तो आ गया, ए ही तो आ गया, तो बस ये आ गया ए। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ए डैश का डैश इक्वल टू ए। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करोगे तो आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इसको मैं हटा देती हूँ अब, ठीक है, समझ तो आप गई। चलो अब दूसरा वाला करते हैं अपन, क्या बोला जा रहा है,
ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स का सम करो। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने क्या किया, ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो दोनों मैट्रिक्स का सम कैसे फाइंड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। तो 3 में 2 ऐड हो जाएगा, 3 + 2 5, √3 - 1 और 2 + 2 4, ठीक है। फिर 4 + 1 5, 2 + 2 4, 4 + 0 4, ये आ गया ए प्लस बी, ठीक है। तो ये ए प्लस बी आया। अभी इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करो, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो देखो ये पहली रो है तो पहला कॉलम बना दो इसको, ये दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, बस रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, काम खत्म। तो 5 √3 - 1 और 4, 5 4 4 लीजिए। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हमने ये फाइंड करा। अभी अब हमको क्या फाइंड करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इसके लिए ए और बी का ट्रांसपोज करना होगा। तो देखो यहीं कहीं मैं कर देती हूँ फटाफट से, ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं अपन। तो अपना ये रहा ए, इसका ट्रांसपोज कर लो। तो ये हो जाएगा, देखो आपका 3 √3, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। तो आपने क्या देखा कि ये ए मैट्रिक्स आपकी है और इसका मैंने ट्रांसपोज फाइंड किया यहाँ पर। तो ये पहली रो को मैंने पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो को मैंने दूसरे कॉलम में लिख दिया। ए का ट्रांसपोज आ गया, बी का ट्रांसपोज करेंगे अपन यहाँ पर फाइंड। तो देखो ये रहा बी, तो ये पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, ठीक। चलो तो 2 - 1 2 1 2 4। अब ए का ट्रांसपोज अपने पास, बी का ट्रांसपोज है, दोनों का अपने को क्या करना है यहाँ पर, सम। तो यहाँ पर देखो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हम फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है तो यहीं कहीं वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये रहा ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर दो। 3 में 2 ऐड हो जाएगा, 3 + 2 5, फिर 4 में 1 ऐड हो जाएगा 5, ओके। और √3 में -1 ऐड होगा तो √3 - 1, और 2 में 2 ऐड होगा तो 4, फिर 2 में 2 ऐड होगा तो 4 और 4 में 0 होगा तो 4। तो ये आ गया 4 और ये आ गया 4। अब आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो कि ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश ये दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो क्लियर दिख रहा है आपको कि ये और ये इक्वल हैं। तो दूसरी वाली जो कंडीशन है ये भी फुलफिल हो गई, बिल्कुल अपन ने प्रूव कर दिया। अब इसको अपन हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब तीसरे की बात करेंगे, तो तीसरा आप खुद करेंगे या फिर मैं यहीं पर आपको दिखा देती हूँ आराम से। देखो ये रहा के बी, तो ये के रहा और इसमें बी का जो बी मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2k -k 2k k 2k 4k, स्केलर का मल्टीप्लाई करते आता है अपने को। चलो अब इसका के बी डैश करते हैं, ठीक है। के बी डैश फाइंड करेंगे। तो ये जो के बी है इसी का अपन ने ट्रांसपोज फाइंड किया। तो ये पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, सभी जगह से अगर आप के कॉमन निकाल लो, निकाल सकता है तो निकाल लिया, और ये बी डैश ही तो बचा, बिल्कुल। तो ये भी प्रूव हो गया थर्ड वाला भी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा आपको, और ट्रांसपोज वाली जो चीज है ये भी समझ में आ गई होगी। अब बढ़ेंगे आगे। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी जो दो थ्योरम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनको भी ध्यान से समझिएगा। देखिए तो आई नो की वीडियो थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को आप फास्ट करके देख लीजिए, थोड़ा सा जो है वीडियो स्लो आपको नहीं लगेगा। चलिए सो कुछ बस आखिर की चीज रह गई है और ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। तो देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो सिंपल सा है, देखो मैं आपको वर्बली समझा देती हूँ। कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड करो। ट्रांसपोज फाइंड करने पे अगर आपको वही की वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी, समझ गए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब, जब ए का आपने ट्रांसपोज किया और वो वापस से ए ही आपको मिल जाए तो वो हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो किसी मैट्रिक्स का अगर आपने ट्रांसपोज फाइंड किया और आपको उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाता है
तो वो हो जाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक और कैच है क्या, कि उसके जो डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए इज फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। बस ध्यान रहे ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए डैश इक्वल टू ए। अब यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही बोला जा रहा है कि इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड करने पे आपको उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मिलता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और आगे बोला जा रहा है ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। समझ गए। अब आगे जाके जो है ये दो थ्योरम है, ठीक है, इनको जरा समझिए। इसकी बात करते हैं सबसे पहले तो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमको क्या बोला जा रहा है, हमको शो करना है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, ठीक, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सपोज कर लिया कि लेट बी इक्वल टू ए प्लस ए डैश। समझ रहे हैं, मैंने क्या सपोज कर लिया, ए प्लस ए डैश को मैंने बी सपोज कर लिया। अब मेरे को शो क्या करना है कि ये जो बी है ना ये सिमेट्रिक है, और बी को सिमेट्रिक शो करने के लिए अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड कर दूं और वापस से बी मिल जाए, काम बन जाएगा। चलो तो अब करते हैं इसको अपन। सो बी डैश फाइंड करेंगे अपन। बी क्या है अपना, ए प्लस ए डैश और इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज अगर ब्रैकेट पे लगाओ तो ओपन करना अपने को आता है, तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस ए डैश का भी डैश। तो ए डैश अपना एज इट इज और ए डैश का ए ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश, और यही अपना बी था। तो आपने क्या देखा कि बी डैश इक्वल टू बी आ गया, मतलब बी क्या है, सो बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन बी था क्या आखिरकार, बी अपना क्या था, ए प्लस ए डैश, तो इसको सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, खत्म। ठीक है, नोट करना तो आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, बाकी बुक में तो आपका सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं, मैं इसको हटा रही हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे को शो करना है क्या कि ये जो ए माइनस ए डैश है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक, तो मैंने इसको सपोज कर लिया सी, तो सी इक्वल टू ए माइनस ए डैश। अब स्क्यू सिमेट्रिक शो करने के लिए इसका ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव आ जाता है काम बन गया। ठीक, तो देखो मैंने क्या फाइंड किया, सी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश। ठीक, अब देखो सी डैश इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए डैश माइनस, एक मिनट इस पर डैश लगाना था, तो ए डैश का होल डैश, तो ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए, दोनों में से माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश। अब आप एक चीज का ध्यान दो, ये जो ए माइनस ए डैश है ये क्या है, तो यहां मैंने लिख दिया सी। ठीक है, और ये जो सी है ना, एक मिनट, माइनस सी, ये माइनस साइन और ये सी है। ठीक, और ये जो सी था ये यही तो था, ए माइनस ए डैश, बस बात खत्म। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू माइनस का ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो मतलब ए माइनस ए डैश जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, तो बस यही हमसे बोला था यहाँ पे कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, खत्म। थ्योरम नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन कैसे, ये समझिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन ध्यान दीजिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले देखो हमको पता है
ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है। ए माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों के सम के फॉर्म में अगर किसी मैट्रिक्स ए को लिखना है तो यहाँ पर भी हाफ लग जाएगा, यहाँ पर भी हाफ, बस। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों के सम के फॉर्म में आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है कि बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, तो हमने क्या किया, बी प्लस बी डैश, देखो अभी ए मैट्रिक्स था तो हम ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक बोल रहे थे, लेकिन अब बी है तो बी प्लस बी डैश को हम बोलेंगे सिमेट्रिक और बी माइनस बी डैश को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस वही है कि ये हाफ बी प्लस बी डैश फाइंड कर लिया, ठीक है, और हाफ बी माइनस बी डैश फाइंड कर लिया, और यहाँ पर इन दोनों के सम के फॉर्म में लिख दिया, बी मैट्रिक्स आ गई। तो हालांकि ये एग्जाम्पल अपन करेंगे तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो कवर करूंगी, ताकि सारे एग्जाम्पल जो है वो एक ही वीडियो के अंदर आ जाए, इधर उधर आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं अपन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पे। तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो जितनी रो उतने कॉलम, इसलिए हम उसी से शो कर देते हैं। तो if A is a square matrix of order M and if there exists another square matrix B of the same order M such that AB equal to BA equal to I, then B is called inverse matrix of A. It is denoted by A inverse. अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इसका ऑर्डर जो है वो इसका ऑर्डर है, और अगर हम AB इक्वल टू BA इक्वल टू I शो कर दें तो A का इनवर्स हो जाता है B, ठीक है। और ए के इनवर्स को आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, समझ गए बात को, ठीक है। तो बस यही है यहाँ पर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। ओके ओके, चलो इसके बाद यहाँ पर थ्योरम भी है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, if A and B are invertible matrices of same order then AB inverse equal to B inverse। देखो ट्रांसपोज में भी हमने क्या देखा था यहाँ पर कि अगर AB का होल ट्रांसपोज है तो ये ओपन होता है B डैश A डैश। इसी तरीके से इनवर्स की बात करेंगे यहाँ पर अपन कि AB इनवर्स इक्वल टू हो जाता है B इनवर्स A इनवर्स। तो ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। ओके, बाकी 3.4 जो है इसमें आपका एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर की बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। बाकी क्योंकि इनवर्स से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन थे वो यहाँ से आपके सिलेबस से हो गए हैं डिलीट, ठीक है। तो इसलिए इनवर्स में हमने इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ ली और बाकी कुछ चीजें पढ़ ली, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। देखिए हमने क्या किया आज की क्लास में, हमने आज की क्लास में जो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, साथ ही उनसे रिलेटेड छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल कर लिए हैं। बाकी एग्जाम्पल के लिए मैं एक अलग से वीडियो कवर करूंगी ताकि सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए, राइट। सो आई होप कि आज का जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।